बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी एटम के हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो जो एटम वर्ड है आपका, ये ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड एटॉमस से। एटॉमस का मतलब होता है अनकटेबल। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जब आप किसी चीज़ को कट करते हैं तो वो छोटे पार्टिकल में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। उसको हाफ़ करेंगे तो फिर उसका हाफ़ करेंगे, उसका हाफ़ करेंगे, उसका हाफ़ करेंगे। तो जो हमारे पास एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे डेमोक्रिटस ने 450 BC में, यानी बिफ़ोर द अपीयरेंस और बिफ़ोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उन्होंने ये कंसेप्ट पेश किया कि जब आप मैटर को कट करते हैं स्मॉलर पीसीज के अंदर, तो एट द एंड आपके पास एक ऐसा पॉइंट या ऐसा पीस आ जाएगा, ऐसा जो यूनिट आ जाएगा उस मैटर का कि जिसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो उसको उसने नाम दिया एटॉमस। और इंग्लिश के अंदर जब ये वर्ड ट्रांसफ़र हुआ तो एटॉमस से वो बन गया एटम। अब एटम जो था तकरीबन आपके पास नेक्स्ट 2000 ईयर तक ये जो कंसेप्ट था आपका एटम का, ये वैसे ही चलता रहा। ये इसके ऊपर कोई रिसर्च भी नहीं हुई। और क्योंकि आपके पास जो एटम था उसको आप इतना छोटा एटम होता है कि उसको आप अपनी आँख से नहीं देख सकते, तो इसलिए उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल काम था। तो आलमोस्ट नेक्स्ट 2000 ईयर्स तक इस फील्ड के ऊपर या एटॉमिक थ्योरी के ऊपर फिर फर्दर कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ एक ये आपके पास परसेप्शन बन गया कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट अनकटेबल पार्टिकल। एटॉमस उसका मतलब है अनकटेबल, या फिर इसको आपको अनडिवाइडेड या अनसब डिवाइडेड, कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। मैटर का वो जो पोर्शन है, जो वो हिस्सा है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम एटम कहते हैं। लेकिन जो आपके पास डिफरेंट टेक्निक जो है फिज़िक्स के अंदर वो मैच्योर होना शुरू हुई, तो इस फील्ड के अंदर स्टडी होना शुरू हुई, तो आगे पास एटम्स के आगे डिवीज़न भी सामने आने लगी। यानी कि एटम भी कुछ चीज़ों से मिल के बना है, जिसमें सबसे पहले 1897 में जे थॉमसन ने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया कि जो एटम है उसके अंदर उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो इलेक्ट्रॉन, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। एटम इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। उसके बाद 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। उसके बाद चैडविक ने 1932 के अंदर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। और आज तक तकरीबन 100+ सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। तो जिस तरह आपके पास डेमोक्रिटस ने ये प्रपोज किया था एटम इज़ द अनकटेबल पार्ट, तो अब क्योंकि हमारे पास 100 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, तो इसलिए अब आगे पास ये जो उसकी परसेप्शन थी या जो उसका प्रपोजल था, ये गलत हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि एटम को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो एटम जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो क्लास 7th के अंदर या प्री 9th के अंदर आपने स्टडी कर लिया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया। अब एटॉमिक थ्योरी जो है, एटॉमिक थ्योरी एक्चुअली ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो अब एटम जो है आपके पास, अगर हम देखें कि मोस्ट बेसिक जो पार्टिकल है एटम के, जो मोस्ट बेसिक डिवीजन है, उसमें 3 आपके पास डिवीजन हो सकती है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसमें प्रोटॉन्स आते हैं और उसमें न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो अब बात ये आती है कि जो एटम इन तीनों से मिलकर तो बना है, लेकिन कैसे ये तीनों अरेंज होकर एक एटम बनाते हैं। तो जब हम इसको स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक थ्योरी। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे सामने आया। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो प्रपोजल हैं वो बहुत अरसे से ही आपके पास प्रपोज किए जा रहे थे। डिफरेंट इमेच्योर जो रिसर्चर थे या डिफरेंट जो एशियन रिसर्चर हैं आपके पास, जिनको हम क्लासिकल फिजिक्स भी जिन्होंने स्टडी की, उन्होंने डिफरेंट जो है आपके पास प्रपोजल पेश किए कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो। लेकिन जो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड स्ट्रक्चर जो पेश हुआ वो आपके पास रदरफोर्ड का था। रदरफोर्ड ने 1897 में, सॉरी रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उसने अपना जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक प्रपोजल पेश किया, जिसे हम एटॉमिक मॉडल कहते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, एटम किस तरह बना है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कि रदरफोर्ड ने एक बहुत ही पतली 0.0004 सेंटीमीटर थिक 0.40 हैं
0.0004 सेंटीमीटर थिक आपके पास एक गोल्ड फॉयल ली। अब जो गोल्ड फॉयल है ये आपके पास एक तरह का गोल्ड का पेज होता है, जिस तरह आपके पास कॉपी का पेज होता है इस तरह ही गोल्ड का पेज है आपके पास, लेकिन उसकी थिकनेस जो है वो बहुत ही कम है, 0.0004 सेंटीमीटर। तो इस थिकनेस की गोल्ड फॉयल लेने का मकसद ये था कि आपके पास जो है वो एक लेयर आ जाए एटम्स की, कि सारे के सारे उसके अंदर एटम्स ही हों, एटम से डबल लेयर ना हो, ट्रिपल लेयर ना हो, कम से कम जो आप लेयर्स हासिल कर सकते हैं एटम की वो आपके पास हासिल हो। गोल्ड फॉयल ली और साथ उसने एक सोर्स लिया न्यूक्लियर रेडिएशन का। उस जो न्यूक्लियर रेडिएशन थी, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन जब किसी भी आपके पास एलिमेंट से रेडिएट होती हैं तो वो हर डायरेक्शन में जाती हैं, तो उन रेडिएशंस को एक ही डायरेक्शन में फॉल कराने के लिए उसने क्या किया कि एक लेड का चैम्बर बनाया जो कि बाकी हर साइड से बंद था, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा सुराख था जिसका जो फेस है उसने उस फॉयल की तरफ किया। तो अब क्या हो रहा है कि आपका जो वो न्यूक्लियर जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसके अंदर से न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रही हैं जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। अल्फ़ा पार्टिकल आपके पास हीलियम के न्यूक्लियाई को कहते हैं। जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना उसे अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम के अंदर लास्ट शेल के अंदर आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएं, अब यहाँ पे आपके पास इसके जो शेल है इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचते हैं हीलियम के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अल्फ़ा पार्टिकल की जब बम्बार्डमेंट की उसने उस गोल्ड की फॉयल के ऊपर, तो अब क्या हुआ कि गोल्ड की फॉयल में आपके पास एटम मौजूद हैं। अब जब अल्फ़ा पार्टिकल उस गोल्ड की फॉयल की तरफ गए तो अब अल्फ़ा पार्टिकल जो है आपके पास उनके ऊपर +2 का चार्ज है, अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर +2 का चार्ज है। तो ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल थे ऑलमोस्ट 99% अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट ही निकल गए, उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। अब ये कैसे पता लगा कि वो स्ट्रेट निकल गए हैं, डिफ्लेक्शन शो की है? जो गोल्ड फॉयल थी उसके इर्द गिर्द फोटोग्राफिक प्लेट्स रखी गई थी। फोटोग्राफिक प्लेट है वो उस प्लेट को कहते हैं जिस तरह आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो एक्सरे मशीन के अंदर एक वो प्लेट फिट करते हैं, एक्सरे के बाद वो प्लेट निकाल के ले जाते हैं और फिर एक्सरे डेवलप करते हैं। तो वो जो मशीन आपके पास वो जो प्लेट आपके अंदर उस एक्सरे मशीन के अंदर जाती है उसमें क्या होता है कि जब उसके ऊपर एक्सरेज फॉल करते हैं तो जिस पॉइंट के ऊपर एक्सरे फॉल करती हैं तो वहाँ पर एक प्रिंट बन जाता है। इसी तरह आपके पास जो फोटोग्राफिक प्लेट थी यहाँ जो उसने रखी थी, जब अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करते थे इस फोटोग्राफिक प्लेट को तो वहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होती थी, आगे पास स्पार्क जिस तरह होता है स्पार्क की तरह लाइट प्रोड्यूस होती है। तो आपको पता लगता था कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो कहाँ फॉल कर रहे हैं। जो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल थे वो तो आपके पास स्ट्रेट पास हो गए, जिस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन में आ रहे थे सामने ही जाके फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा गए। तो यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस हुए तो पता लग रहा था आपके पास मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो सीधे ही गुजर गई गोल्ड फॉयल के अंदर से, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो पेनिट्रेट कर सकते हैं जो थिकनेस की कम थिकनेस की जो आपके पास चीज़ होगी उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम थी तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल थे गोल्ड की इस फॉयल के अंदर से निकल गए। लेकिन जो कुछ आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ओनली फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। स्लाइटली डिफ्लेक्टेड का मतलब आपके पास ये डायरेक्शन है तो यहाँ से यहाँ चले गए, इधर से ये वाली थे इधर से यहाँ चले गए। तो आपको कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो स्लाइटली जो है डिफ्लेक्ट हुए। उसके अंदर कुछ के अंदर भी 1 in a million जो है आपके पास 1 in 1 million वॉज डिफ्लेक्टेड थ्रू द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। कि आपके पास यहाँ पे भी लाइट के फ्लैशेस प्रोड्यूस हो रहे थे, इधर भी लाइट के फ्लैशेस प्रोड्यूस हो रहे थे, इस जगह भी लाइट के फ्लैशेस। अब आपके पास गोल्ड फॉयल तो यहाँ पे है तो यहाँ पे लाइट फ्लैश प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो इस गोल्ड फॉयल से टकरा के इस जगह के ऊपर आपके पास फॉल कर रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तब ऐसा क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट, ज़्यादातर तो स्ट्रेट गुजर गए, लेकिन कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इतने ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए कि वो 90 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पे भी डिफ्लेक्शन शो किए उन्होंने। अब जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ की अपने इस एक्सपेरिमेंट से। जो कंक्लूजन ये थी कि सबसे पहली कंक्लूजन उसने ये ड्रॉ की कि सिंथ मेजॉरिटी, अब क्योंकि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल जो है आपके पास वो पास थ्रू हो गए स्ट्रेट यहाँ से गोल्ड फॉयल के अंदर से। इसका मतलब ये है कि जो एटम है आपका वो उसका जो ज़्यादातर एरिया वो एम्प्टी है, एटम का जो मैक्सिमम एरिया है वो खाली होता है। Since majority of the alpha particles pass through the foil undeflected, most of the space occupied by an atom is empty.
द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थ्रू द एंगल ग्रेटर दैन 90। अब जो कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो ग्रेटर दैन 90 एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं वो ये शो करते हैं कि ये किसी ऐसी चीज़ से टकराए हैं, क्योंकि अब आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज जो है, जब अब आपको पता है कि पॉजिटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो रिपल्जन की वजह क्या हो सकती है कि ये अल्फा पार्टिकल किसी ऐसी चीज़ से जाके टकराए हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। The deflection of alpha particles through the greater angle than 90 show these particles are deflected by electrostatic repulsion between positively charged alpha particle and positively charged part of the atom। यानी कि ये एटम है किसी ऐसे हिस्से पर जाके टकराए हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तब ये डिफ्लेक्ट हुए हैं आपके पास 90 के एंगल से भी ज़्यादा एंगल पर। अब इस जो ये बेसिस आपके पास कंक्लूजन ड्रा हुई हैं, उसने इन कंक्लूजन को बेस बना के एक मॉडल पेश किया एटम का। अब इस एक्सपेरिमेंट से पहले हमें ये मालूम था कि आपके पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें ये नहीं पता था कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन भी होते हैं, हमें सिर्फ इतना पता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसने जो आपके पास रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर जो एटॉमिक मॉडल पेश किया उसको हम प्लानिटरी एटॉमिक मॉडल कहते हैं। वो क्यों हम प्लानिटरी एटॉमिक मॉडल कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि आपको पता है कि जैसे आपके पास प्लानिटरी मॉडल आपका सोलर सिस्टम है, उसके अंदर क्या है कि आपके पास जो सन है वो सेंटर के अंदर है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो उसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने भी सिमिलर टू दिस मॉडल उसने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया, लेकिन उसमें सन की जगह आपके पास न्यूक्लियस था और प्लैनेट्स की जगह आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो थे। तो इसलिए क्योंकि रिजेंबलेंस थी इसकी आपके पास प्लैनेट मॉडल, आपके पास जो सोलर सिस्टम का मॉडल है उसके साथ, तो इसको प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल का नाम दिया गया कि आपके पास दरमियान में न्यूक्लियस है और जो एटम्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर उस न्यूक्लियर के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अब क्योंकि जो आपके पास ये सर्कुलर पाथ है, जिन पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं आपके पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उनको ऑर्बिट का नाम दिया आपके पास रदरफोर्ड ने। और आपके पास जो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसके अंदर सेंटीमीटल फोर्स प्रोड्यूस होती है जो उसको सर्कल से बाहर की तरफ खींचती है। तो क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास आउटवर्ड फोर्स थी इसको बैलेंस करता है वो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस हो जाती है आपके पास जो आपके पास सेंटीमीटल फोर्स है उससे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब यहाँ पे आपके पास जो मॉडल तो पेश हो गया, लेकिन जब ये मॉडल रदरफोर्ड ने अपनी जो डिफरेंट रिसर्चर के सामने पेश किया, इसको फर्दर स्टडी किया गया, तो इसके अंदर रिसर्चर्स ने 2-3 क्वेश्चन रेज़ किए कि जो चीज़ आगे क्या चीज़ें थी, 2-3 ऐसी चीज़ें थी जो कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। पहली तो सबसे पहली चीज़ ये थी The classical physics suggests that electron being charged particle will emit energy continuously while revolving around the nucleus. Thus the orbit of the revolving electron becomes smaller and smaller. अब आपको मालूम है कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसके अंदर से एनर्जी कम होती है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो वो रिवॉल्व कर रहा है या मूव कर रहा है ना। तो रिसर्चर्स ने ये पॉइंट रेज़ किया कि क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल हैं और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको कॉन्टीन्यूस एनर्जी भी रिलीज़ करनी चाहिए। और इस कॉन्टीन्यूस एनर्जी रिलीज़ करने के नतीजे में जो आपका ऑर्बिट है वो कम से कम होता, छोटा होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे और एटम तबाह हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपके सामने सारा वर्ल्ड जो है आपके पास दुनिया, कायनात, यूनिवर्स आपका इसी एटम के ऊपर बेस कर रहा है, और ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, एटम कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं आपके पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो रदरफोर्ड जो है वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे सका। क्या सेकंड पॉइंट ये रेज़ किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस, सो इनको एनर्जी भी कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ करनी चाहिए, और जिसके नतीजे में आपके पास कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए लाइट का। लेकिन जब आप एटम के ऊपर कोई लाइट फॉल कराते हैं और उसके बाद उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, इस चीज़ को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर, जो कि आगे चल के नील बोर ने इनको क्लैरिफाई किया और इसकी एक्सप्लेनेशन पेश की। तो वो जो नील बोर का एटॉमिक मॉडल है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे। एक चीज़ जो उसका नेक्स्ट पार्ट था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया 1911 के अंदर, न्यूक्लियस को डिस्कवरी हुई। और रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के सेंटर के अंदर, या एटम के अंदर एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है, और एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो एम्प्टी होता है, और मैक्सिमम जो आपके पास एटम का हिस्सा है वो सारे का सारा जो है वो न्यूक्लियस कवर करता है, और उसके अलावा जितना भी एटम का हिस्सा है वो एम्प्टी होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो डिफेक्ट्स अभी हमने देखे थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, उनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कैसे नील बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल के ज़रिए इन डिफेक्ट्स को दूर किया। शुक्रिया।